गोरी घमंडी बहन के ससुराल आई दो काली गरीब बहनें। उर्मिला अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति का एक हादसे में देहांत हो गया था। उर्मिला की 2 बेटियां काव्या और शीतल का रंग काला था, जबकि सबसे छोटी बेटी बिपाशा एकदम गोरी चिट्टी थी। माँ, माँ, माँ! अरे अरे, क्या मिल गया? माँ देखो, मैंने लॉटरी जीती है। अरे वाह, क्या जीता है? 5,000 रुपए। ओहो, 5,000! तेरे तो मजे आ गए। अब इन पैसों को तू अपने ही पास रख लेना। वैसे भी मैं तो गरीब हूँ, तुम्हारी ख्वाहिशें भी सही से पूरी नहीं कर पाती हूँ, तो इन पैसों से जो तेरा मन हो तू वो करना। ऐसे जीते हुए पैसे अगर रख रख कर खर्च किए तो क्या किए? दीदी कहाँ है? तेरी दीदी कमरे में ही है। अच्छा, मैं उन्हें भी ये खुशखबरी देकर आती हूँ। बिपाशा ऐसे ही खुश होती हुई अपनी बहनों को ये छोटी सी खुशखबरी देने चली गई। तो करोड़पति इन पैसों से क्या करने का इरादा है? सोच रही हूँ कि एक बड़ा सा बंगला ले लूं, या फिर गाड़ी भी ठीक है। सही कहा। वैसे दीदी, अगर मैं मजाक से अलग बताऊं तो मेरा इन पैसों से कहीं आसपास घूमने जाने का मन है। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। तो तू किसके साथ घूमने जा रही है? ऑब्वियसली आपके साथ। तीनों बहनें आपस में ही बहुत ही प्यार से रहती थी। उस दिन के जीते हुए पैसों से बिपाशा अपनी बहनों के साथ पास के ही शहर में घूमने गई और तीनों ही बहनों ने बहुत मजे किए। ऐसे ही सिलसिला जारी था, लेकिन जैसे तैसे बिपाशा बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे ही उसके अंदर अपने रंग रूप को लेकर घमंड बढ़ता जा रहा था। बिपाशा, मेरे साथ बाजार से थोड़ा सामान लेने चल। आप ही चली जाओ। अरे, हम अभी कुछ देर बाद लौट आएंगे। दीदी, आपको समझ नहीं आता है क्या? मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। वैसे भी सूरज की हानिकारक किरणें मेरे रंग को डल कर सकती हैं, इसीलिए आप भी जाओ। बिपाशा ऐसे बोलकर अपने ऊपर एक चादर ढक कर लेट गई। ऐसा बेरुखापन बिपाशा के अंदर आता जा रहा था जो उसे खुद भी महसूस नहीं होता था। बिपाशा, शीतल, काव्या, देखो मैंने तुम्हारे लिए चुन्नी वाले से कितनी सुंदर चुन्नियां ली हैं। वाह, बहुत सुंदर हैं। माँ, मुझे सफेद कलर पसंद है, तो मैं सफेद वाली चुन्नी लूंगी। दीदी, जरा सोच कर तो देखो, सफेद चुन्नी में तो आप बिल्कुल बताशे में चींटी जैसे लगोगी। बिपाशा, ये सफेद वाली चुन्नी मैं लूंगी। बिपाशा अपनी बहन के हाथ से चुन्नी छीन कर ले गई। उसके इस घमंड से उसकी बहनों को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन बिपाशा को ये सब कुछ महसूस ही नहीं होता था। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीत गए और तीनों ही बहनों की शादी का समय आ गया। बिपाशा को तो एक अमीर घराने के लड़के ने पसंद किया था, जबकि शीतल और काव्या की शादी गरीब घरानों में ही हो रही थी। बिपाशु, हम तेरे लिए बहुत खुश हैं। हाँ, आपको तो वही गरीब परिवार ही मिला है। वैसे कहते हैं कि जो इंसान जिसके लायक होता है उसे वही मिलता है। अब किसी बड़े घराने में आपके जैसी काली सी बहुएं कहाँ अच्छी लगती, इसीलिए आपके लिए गरीब परिवार ही ठीक है। बिपाशा ने शादी के दिन भी अपनी बहनों को नहीं बख्शा। तुझे क्या हो गया है बिपाशा? हम कितने दिनों से देख रहे हैं, तू हमारे साथ ऐसे गैरों की तरह सलूक क्यों करती है? तू हमारी बहन है। बहन होकर भी मैं आपकी बहन नहीं लगती हूँ। अरे जरा आईने में अपनी और मेरी शक्ल को निहारिए। क्या कोई कह सकता है कि हम तीनों बहनें हैं? जरा इस शादी के जोड़े में ही देखिए, आपके आगे मैं सोना लग रही हूँ और आप कबाड़। बिपाशा ने बेबात ही अपनी बहनों को बहुत सुनाया, लेकिन शीतल और काव्या ने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। तुझे जो बोलना है बोल, लेकिन एक दिन तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। हम जानते हैं ये बातें तुझसे तेरे अंदर का ये घमंड बुलवा रहा है, लेकिन बिपू, ये घमंड सदा तेरे अंदर नहीं रहेगा। जब ये टूटेगा ना, तो तुझे सब कुछ दिखाई देगा। अपनी बहन की बात सुनकर बिपाशा को कुछ कुछ समझ आया, लेकिन उसके लगातार बढ़ते घमंड ने उसे ये सब कुछ महसूस नहीं होने दिया। कुछ देर बाद तीनों ही बहनों की शादी हो गई और वो सभी विदा होकर अपने अपने ससुराल चली गई। तीनों ही बहनों को बहुत ही अच्छा ससुराल मिला। शीतल और काव्या की ससुराल वाले भले ही गरीब थे, लेकिन वो लोग भी बहुत ही अच्छे थे। बिपाशा में अब अमीर घराने की बहू बनकर और भी ज्यादा घमंड आ गया था। बहू जी। माँ, ले तेरी बहन का फोन है। माँ जी, उन्हें बोल दीजिए कि अभी मैं घर से बाहर हूँ। मैं भला उससे झूठ क्यों बोलूं? ओह गॉड। अच्छा ठीक है, दीजिए। हेलो। हेलो, कैसी है बिपू? मैं ठीक हूँ। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं, बस यही पूछने को कॉल किया था। सोच रही थी कि हमारी नई नई शादी हुई है तो थोड़ी हो गया।
ओके बाय। काव्या की बात पूरी हुए बिना ही बिपाशा ने फोन काट दिया। बहू, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? माँ प्लीज अब आप मुझे भाषण मत देना। बिपाशा चली गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। शादी के बाद से ना बिपाशा अपनी बहनों को फोन किया करती थी और ना कभी उनसे मिलने जाती। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था कि एक दिन अचानक कुछ तोहफे और एक बड़ा सा डब्बा लेकर उसकी दोनों बहनें अपनी घमंडी बहन के ससुराल आईं। आओ आओ बेटा, मैं बिपाशा को बुलाती हूँ। कमलेश ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। वो दोनों अपनी बहन के बड़े घर को देख रही थी। बिपाशा, तेरी बहनें तुझसे मिलने आई हैं। इन्हें मुझसे क्या चाहिए? देख, मैं नहीं चाहती हूँ कि तू अपनी बहनों से पहले की तरह बेरुखा व्यवहार करे। इतना सब हो जाने पर भी तेरी बहनें तुझसे मिलने आई हैं, तो तू भी उनसे अच्छे से ही पेश आना। फाइन। बिपाशा अपनी बहनों के पास चली गई। अरे बिपू, कैसी है? ठीक ही हूँ। हमने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? किया भी हो तो अब पूछने से क्या होगा? बिपाशा बेदिली से अपनी बहनों से बोल रही थी। तेरा घर तो बहुत ही सुंदर है। खैर ये सब छोड़ और ये ले। उसकी बहनों ने बिपाशा के हाथ में तोहफे और बड़ा वाला डिब्बा दे दिया। ये क्या है? खोल कर देख। सभी के कहने पर बिपाशा ने डिब्बा खोला। डिब्बे में एक बहुत ही सुंदर सा केक था। हैप्पी बर्थडे, आज तेरा 24वां जन्मदिन है, मुबारक हो। अपनी बहनों का ये तोहफा देख बिपाशा थोड़ी सी इमोशनल हुई। आपको याद था? और नहीं तो क्या। जानती है बिपू, तुझे छोटी सी को हमने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है। तेरी पसंद नापसंद हमें सब कुछ पता है। हम अमीर नहीं हैं तो जो कोई बड़ा और महंगा सा केक या तोहफा लाते, लेकिन 1 महीने में हमसे जितने पैसे बचाए गए उन्हीं से हम ये सब कुछ लेकर आए हैं। तुझे पसंद तो आया ना? अपनी बहनों की बातें सुनकर बिपाशा की आंखें भर आई। देखा बहू, तेरी बहनें कितनी अच्छी हैं। हम जानते हैं कि हमारे रंग की वजह से तू हमें नापसंद करती है। कोई नहीं, लेकिन हम खून के रिश्ते हैं, हम ऐसे अलग नहीं होंगे। अपनी बहनों की बातें सुनकर बिपाशा की आंखों में पिछली बीती हुई यादें उमड़ने लगी और उसका घमंड अपनी बहनों के प्यार के आगे हार गया। दीदी, किसने कहा कि मैं आपको नापसंद करती हूँ? हाँ, मैं पहले न जाने किस सोच की चपेट में आ गई थी, लेकिन हम आज भी बहनें हैं। मैं आपसे अपने बुरे व्यवहार की माफी चाहती हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत कर रही थी। आप चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे दो। गलती का एहसास हो जाना ही उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा और माफी है। हम तुझसे नाराज नहीं हैं। चल अब जल्दी से अपना केक काट। बिपाशा ने खुशी खुशी अपनी बहनों के साथ अपना केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया। उस दिन बिपाशा का घमंड चूर चूर हो चुका था। उसने फिर कभी अपनी बहनों को नीचा नहीं दिखाया। अब पुरानी बिपाशा लौट चुकी थी और तीनों ही बहनें मिलजुल कर रहती थी। पता है पड़ोसन की बहू क्या गाते हुए नाच रही थी? बन्ना बीटेक एमटेक पास, बहू मिली अंगूठा छाप, बन्ना मांगे कर्टन, बहू ले आई बर्तन, बन्ना बीटेक पास, बहू मिली अंगूठा छाप। मुझे तो लगता है सच में ही बहू अंगूठा छाप है। देखा नहीं कैसे बंदर की तरह उछल के नाच रही थी। खैर, मेरी देवरानी को कब लाओगी आप? बस कल ही मैं पंडित जी से बात करूंगी। दोनों सास बहू बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती। फिर दोनों उठकर दरवाजे की ओर जाती हैं, जहां सरस्वती अपने छोटे बेटे जतिन को एक मुस्लिम हिजाब बांधे लड़की का हाथ पकड़े हुए देखती है। जतिन, ये क्या बदतमीजी है? तू एक मुस्लिम लड़की से शादी कर उसे यहाँ ले आया है? बोल। हाँ माँ, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर ली, पर आजकल माँ ये बहुत नॉर्मल है और मैं तबस्सुम से बहुत प्यार करता हूँ। आप एक बार उसको अपना कर तो देखिए, सच में बहुत अच्छी है। हे कृष्ण भगवान, देवर जी आपने क्या कर दिया? मैं तो इतने सपने सजा कर बैठी थी। अभी आपकी शादी की ही बात कर रही थी माँ जी से और आपने सब खराब कर दिया। मुझे एक मुस्लिम देवरानी मंजूर नहीं है और एक ससुराल में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही अंकिता बहू। अम्मी जान, हम आपको शिकायत का एक मौका नहीं देंगे। यकीन माने हमारा, अल्लाह के खैर से हम सब काम बखूबी संभाल लेंगे। प्रणाम अम्मी जान। इतना कहकर तबस्सुम सरस्वती के पैरों को छूती है तो सरस्वती अपने कदम पीछे हटा लेती है। तुझे क्या लगता है मैं एक मुस्लिम बहू को अपनी बहू मान लूंगी? कभी नहीं। माँ, आप क्या चाहती हैं?
आपका छोटा बेटा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए, पर मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता हूँ, आप ये जानती हैं। देख रही है तू अंकिता, कैसे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। इसे पता है मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी इसने ऐसा किया। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दे सकती, इसलिए ये मुस्लिम मुर्गी रह लेगी तेरे संग। पर माँ जी, यही सही है बहू, मानना ही होगा। कोई भरोसा नहीं है, ये मुस्लिम बहू अपना जादू चला दे तो माँ जी पर मुझे इसे टक्कर देनी होगी। अब बताती हूँ जेठानी क्या होती है। सरस्वती और अंकिता गुस्सा होकर घर में चले जाते हैं। वहीं जतिन तबस्सुम को अपने कमरे में ले आता है और उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है, तबस्सुम, तुम फिक्र मत करो। भले ही माँ ने तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं किया, पर एक न एक दिन माँ तुम्हें जरूर अपना लेंगी। तुम हो ही इतनी अच्छी। हम जानते हैं आप हमारा दिल रखने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं, पर यकीन मानिए हम अम्मी जान का दिल जरूर जीतेंगे। ऐसा कहकर तबस्सुम अपना सामान जतिन की अलमारी में रख देती है। उसके बाद दोनों अपने प्यार के लम्हों में खो जाते हैं। अगली सुबह तबस्सुम जल्दी उठकर नमाज पढ़ रही थी कि तभी खिड़की से जाते हुए जेठानी देख लेती है। ओहो, माँ जी को बताती हूँ उनकी मुस्लिम बहू कैसे पूजा करने की जगह नमाज पढ़ रही है। अंकिता ये कहकर सास को एक की चार लगाकर बता देती है। क्या सच में वो मुस्लिम बहू ऐसे कह रही थी? आने दे, मैं बताती हूँ। उसको घर में रहना है तो सरस्वती देवी के इशारों पर नाचना होगा। कुछ देर बाद तबस्सुम चाय लाकर सास और जेठानी को देते हुए कहती है, बाजी अम्मी जान, हम सुबह का चाय नाश्ता बनाकर लाए हैं, खाइए। और जतिन जी ने हमें बताया था पहली रसोई में कुछ मीठा बनता है तो हमने गुलाब जामुन बनाए हैं। तबस्सुम की बात सुन सरस्वती उसके हाथ से चाय का कप लेकर गिरा देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पवित्र रसोई में घुसने की? पता नहीं किन किन बर्तनों और डिब्बों को छूकर तूने उन्हें अछूत कर दिया होगा। तू तो मांस मच्छी खाती है ना, तेरे हाथ की चाय पीने से अच्छा तो मैं जहर खाकर मर जाऊं। और क्या कह रही थी तू बड़ी बहू को कि तू पूजा पाठ नहीं करेगी? इस घर में रह रही है तो पूजा पाठ तो तुझे सीखना ही होगा। ये नमाज पढ़ने नहीं दूंगी मैं तुझे। या अल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा माँ जी ने, सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया इस मुस्लिम देवरानी ने। क्या अम्मी जान, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। बाजी से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई, और रही पूजा की बात तो हम जरूर करेंगे, पर नमाज करना नहीं छोड़ सकते। देखा माँ जी आपने, बिल्कुल इसी टोन में इसने सुबह मुझसे ऐसे कहा था और अब पलट रही है। लगता है ये देवर जी को अपनी तरह बना देगी, उनका धर्म चेंज कर देगी। ये मुस्लिम लोग आजकल यही कर रहे हैं। ये भगवान, ये तो बिल्कुल नास पीटी करमजली निकली। सुन, जो भी है, तंबाकू तबस्सुम कबस्सुम, अगर तुझे इस घर में रहना है तो हिंदू धर्म अपनाना होगा। हिंदू रीति रिवाज और ये बुर्का हिजाब जो भी है इसे हटा और बड़ी बहू की तरह साड़ी पहन कर आ। अगर मोहल्ले में किसी ने तुझे ऐसे रूप में देख लिया तो मेरी तो नाक ही कट जानी है। ये सारी बातें सुनकर तबस्सुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अम्मी जान, हम नहीं जानते बाजी हमसे किस बात की खता कर रही है, पर यकीन मानिए आपका दिल जीतने के लिए अगर हमें हिजाब हटाकर साड़ी भी पहनना पड़े, पूजा करनी पड़े तो हमें मंजूर है। लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। अगर हमने कुछ ज्यादा कह दिया तो हमें आप मुआफ कीजिएगा। तभी तबस्सुम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ अंकिता अपनी सास को और भड़का देती है। अगले दिन तबस्सुम नमाज पढ़ने के बाद साड़ी पहनकर सरस्वती के पास आती है, जहाँ वो उसे कुछ जली कटी सुना देती है और एक पूजा होती है जिसमें सरस्वती तबस्सुम पर गंगा जल छिड़कती है। अंकिता बहू, थोड़ा गंगा जल रसोई में भी छिड़क देना। और तू तबस्सुम तंबाकू जो भी है, अब तू साड़ी में मेरे घर की बहू लग रही है। अब जा रसोई का काम निपटाकर घर की सफाई, पर्दे, चादर, तकिए, सारे कपड़े धोने के लिए बाहर रखे, जाकर धो उन्हें। जी अम्मी जान। फिर तबस्सुम रसोई में जाकर खाना बनाती है और फिर सरस्वती के बताए सारे कपड़े धोती है। वक्त गुजरता है, अंकिता जेठानी होने का पूरा फायदा उठाते हुए तबस्सुम के काम को बिगाड़ दिया करती थी। अपने काम भी उसे करने को देती थी और खुद बिस्तर पर आराम फरमाती थी। वहीं जतिन ऑफिस के सिलसिले में इतना बिजी रहता था कि उसे तबस्सुम के साथ हो रही नाइंसाफी का कुछ पता नहीं था। सास और जेठानी दोनों ने तबस्सुम को बहुत परेशान किया था। एक दिन, ओ तबस्सुम, ये तुमने क्या बकवास बनाया है? ऐसे खाना बनाया जाता है क्या? छोले को तुमने ठीक से फुलाया भी नहीं, इसमें उन मसाले का स्वाद ही नहीं है जो होता है छोलों में। अरे बहू, इसका रमजली मुस्लिम बहू को कुछ नहीं आता। पता नहीं मेरे बेटे पर इसने क्या टोटका कर दिया जो इसके प्यार में पड़ गया। अम्मी जान, बाजी फिक्र ना करें, हम दोबारा बना कर लाते हैं। पता नहीं क्यों आज शरीर टूट रहा है और सुबह से चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं अम्मी जान, और जेठानी को भूखा भी तो नहीं रख सकती।
धीरे धीरे तबस्सुम रसोई में जाकर खाना बनाती है। उस दिन दोपहर में जतिन जल्दी आ जाता है। कमरे में तबस्सुम ना मिलने से वो बाकी जगह उसे ढूंढता है। जहाँ सास और जेठानी टीवी देखकर हंस रहे थे, फिर वो रसोई में जाता है, जहाँ तबस्सुम लड़खड़ा कर दवाई खाती है। ये क्या, तबस्सुम की इतनी तबीयत खराब है? और माँ भाभी? तबस्सुम यहाँ आओ, बैठो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना? अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? मेरा ऑफिस का काम जल्दी हो गया था, इसलिए आ गया। मेरे साथ चलो। माँ भाभी, मेरे सामने आइए। जतिन तबस्सुम को हॉल में ले आता है और अपनी माँ और भाभी को चीख चीख कर बुलाता है। अरे क्या बात है जतिन बेटा, तू इतनी जल्दी आ गया और चिल्ला क्यों रहा है? हाँ देवर जी। बस आप दोनों ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कीजिए। जानता हूँ आप तबस्सुम को पसंद नहीं करते हो, इसीलिए आपको उसकी हालत भी नहीं दिखाई दे रही है। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, फिर भी वो घर का सारा काम कर रही है। आप दोनों ने उस पर इतना बोझ डाल दिया है कि उसने मुझे तक नहीं बताया। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? वो तो अच्छा हुआ आज मैंने घर आकर खुद अपनी आंखों से सब देख लिया। बड़ी आराम से आप दोनों बातें कर रही थी। आपको तबस्सुम के मुस्लिम होने से इतनी दिक्कत है तो मैं चला जाऊंगा। आपके लिए उसने खुद को बदल लिया फिर भी। जतिन रहने दीजिए। जतिन की ये बात सुनकर सास और जेठानी को अपनी गलती का पछतावा होता है। माफ कर दे जतिन बेटा, बहू मैं सच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने तबस्सुम की अच्छाइयों को भी नजरअंदाज कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी माफ कर दीजिए। ससुराल के पहले दिन देवरानी ने मुझे कुछ नहीं कहा था। मैंने जानबूझकर आपको झूठ बोला। आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि मैं सारा काम तबस्सुम पर डाल देती थी। कोई बात नहीं बाजी, मैंने आपकी और अम्मी जान की बातों का बुरा नहीं माना। आप मेरे अपने हैं। जतिन बेटा, बहू ने मुझे माफ कर दिया। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जतिन अपनी पत्नी और माँ को गले लगा लेता है, जिसके बाद सास और जेठानी तबस्सुम के साथ ससुराल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।